नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल वेद भूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। आज भारतीय भूगोल में जलवायु पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। जलवायु, जल प्लस वायु से मिलकर जलवायु बनता है। जलवायु वर्षा, तापमान, पवनों का प्रवाह, मृदा। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसून शब्द पवनों के प्रवाह को इंगित करता है। इसमें पवनों को प्रवाह 6 माह का होता है। पवने 6 माह तक स्थल मार्ग से जल मार्ग की ओर एवं 6 माह तक जल भाग से स्थल भाग की ओर चलती हैं। मानसून केवल पवनों के प्रवाह को व्यक्त करता है। मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अरब भूगोल बेताओ ने किया था। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से मिलकर बना हुआ है। मानसून की खोज हितपल्स द्वारा की गई है। मानसून का वृहत एवं सटीक वर्णन आलमसूदी द्वारा किया गया है। भारत की जलवायु पर 2 कारकों का प्रभाव पड़ता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। हिमालय पर्वत एशिया से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है एवं हिंद महासागर इसे उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करता है। भारतीय मानसून को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। शीतकालीन, जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ग्रीष्मकालीन, दक्षिण से पश्चिम मानसून। भारत में ऋतुएं, उत्तर से पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के अंतर्गत 2 ऋतुएं आती हैं। शीतकाल 1 दिसंबर से 15 मार्च तक माना जाता है। ग्रीष्मकाल 15 मार्च से 31 मई तक माना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्गत भी 2 ऋतुएं आती हैं। वर्षा ऋतु 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। प्रत्यावर्तन काल या लौटता हुआ मानसून 1 अक्टूबर से 30 नवंबर। शीतकाल 1 दिसंबर से 15 मार्च तक। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः 2 सामान्य रहती हैं, परंतु कभी-कभी शीतलहर का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तापमान ठंडे महीने जनवरी फरवरी, औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। पवनें शुष्क होती हैं। आसमान साफ रहता है। वर्षा सामान्यतः भारत में शीत ऋतु शुष्क रहती हैं, अर्थात वर्षा नहीं होती है। भारत में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश होने के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनें होती हैं, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती हैं। ये फार्स की खाड़ी, ईरान, इराक, सीरिया से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी भारत में होती है। उत्तरी भारत का मतलब पंजाब, जम्मू कश्मीर। ग्रीष्मकाल 15 मार्च से 31 मई। तापमान ग्रीष्म ऋतु भी शुष्क व उष्ण होती है। औसत तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत का सर्वाधिक गर्म महीना जुलाई का होता है। पवने ग्रीष्म काल में लू चलना मुख्य लक्षण है। वर्षा कभी कभी ग्रीष्म काल में वर्षा भी हो जाती है। कर्नाटक में यह वर्षा कहवा की फसल
के लिए लाभदायक हो जाती है, अतः इसे यहाँ चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ग्रीष्म काल में तेज आंधियां आती हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में नावेस्टर या काल वैशाखी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा ऋतु 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। जून माह के आते आते सूर्य उत्तरायण हो जाता है। वह कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, जिससे कि पेशवर पाकिस्तान के निकट निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। यही निम्न दाब का क्षेत्र वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं बनाता है। व्यापारिक पवनें भूमध्यम रेखा को जैसे ही पार करती हैं, कोरियोल्स बल के कारण उनकी दिशा उत्तर से पूर्व से बदलकर दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी का मानसून कहा जाता है। प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण यह मानसून 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। पहली बारिश 1 जून को केरल के महेंद्रगिरी पर्वत से टकराकर होती है। अरब सागर का मानसून यह सागर पश्चिमी घाट से टकराकर सर्वाधिक वर्षा करती है। यह लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस शाखा से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में वर्षा होती है। भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा है, जहां पर सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है और चक्रवात से भी ग्रसित होते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। कर्नाटक का पूर्वी हिस्सा, इलायची की पहाड़ियाँ कर्णिमान हिल्स केरल व तमिलनाडु के बीच स्थित है। यह भी वृष्टि छाया प्रदेश का हिस्सा है। नागपुर में बंगाल की खाड़ी का मानसून व अरब सागर का मानसून दोनों मिल जाते हैं। दोनों के मिलने के बाद चक्रवाती वर्षा होती है। खंबात की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी में उष्ण चक्रवात आते हैं। कांधला बंदरगाह गुजरात उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक विनाश सहन करता है। कांधला एक ज्वारीय बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। इस शाखा से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा मानसिन राम जो कि मेघालय में है होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर। यह मेघालय राज्य में स्थित है। अरब सागर का मानसून चक्रवाती वर्षा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून पर्वतीय वर्षा करती है। मलवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है। भारत में मानसून की सर्वाधिक अवधि यानी रुकने का समय तमिलनाडु में है तथा सबसे कम समय का तक मानसून पंजाब में रुकता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है, यानी पर्वतों से टकराकर होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल सितंबर माह तक सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, फलतः निम्न वायु दाब का केंद्र भी बदल जाता है। सितंबर के पहले प्रथम सप्ताह में मानसून राजस्थान के पश्चिमी भाग से लौटने लगता है। भारत में लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु पर होती है। 21 मार्च बसंत विषुव, 21 सितंबर शरद विषुव। इस तारीख को पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। जेस्ट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये अत्यंत वेग से चलने वाली पछुआ पवनें हैं जो पश्चिमी से पूर्व की ओर चला करती हैं। ये मुख्यतः 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावित होती हैं। इनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय राजबी द्वारा की गई। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तापमान एवं वर्षा के आधार पर कोपेन ने भारत को 9 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आधार औसत मासिक वर्षा, औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा। 3 मुख्य प्रदेश हैं। आर्द्र प्रदेश जिसे ए से डिनोट किया गया है, शुष्क प्रदेश जिसे बी, आर्द्र शुष्क प्रदेश सी और डी।
आर्द्र मरुस्थल SA, मरुस्थल W, साल भर वर्षा F, शुष्क मानसून M, शुष्क शीत ऋतु W, उष्ण कटिबंधीय सावना जलवायु AW जलवायु निम्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं: झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सावना अफ्रीका में पाई जाने वाली घास है। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु AMW, कोकड़ा तट, मलवाड़ा तट, पश्चिमी तट, त्रिपुरा, मिजोरम। उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु AS, जो कि कोरमंडल तट तमिलनाडु में होती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, कर्नाटक, तमिलनाडु का वृष्टि छाया प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW, थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, गंगानगर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में है। मध्य तापीय जलवायु CWG, गंगा का मैदान। लघु ग्रीष्म अर्ध शीत जलवायु प्रदेश DFC, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ध्रुवीय जलवायु जिसे E से दर्शाया गया है और ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। टुंडा तुल्य जलवायु C से दर्शाया गया है जो कि लद्दाख में पाया जाता है। आज हम लोग भारतीय भूगोल में भारतीय मृदा पढ़ेंगे। भारतीय मिट्टियाँ किसी भी देश की जलवायु का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। वायलर एवं होलकर ने भारतीय मृदाओं को निम्न भागों में बांटा है: जलोढ़ दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का औसत मृदा भाग प्रतिशत में: जलोढ़ दोमट मृदा 43.6% भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी 18.4% भाग पर पाई जाती है। काली मिट्टी 15.2% भाग पर पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी 3.7% भाग पर पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी 7.2% भाग पर पाई जाती है। अन्य शेष भाग। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टियों का क्रम: जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मृदा भारत का सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। यह भारत के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यह नदियों के द्वारा बहकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनती है। इसे बागर एवं खादर में बांटा गया है। विस्तार: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ तक माना जाता है। इसमें चूना एवं पोटास की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का अभाव अधिक होता है। इसमें मुख्यतः गेहूं, धान उपजाया जाता है। अब इसमें गन्ना, तिलहन आदि भी उगाया जा रहा है। लाल मिट्टी: यह भारत का दूसरा विशालतम मृदा वर्ग है। यह मृदा लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। आयरन ऑक्साइड एवं उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। विस्तार: तमिलनाडु, कर्नाटक का पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं। एग्जाम्पल: ज्वार, बाजरा, मक्का। काली मिट्टी भारत का द्वितीय विशालतम मृदा वर्ग है। यह भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। घास के मैदान में पाई जाने वाली काली मिट्टी चेरेनोजम कहलाती है। इस मृदा में कपास की खेती अधिक किए जाने के कारण इसे कपास काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यह गीली होने पर चिपचिपी एवं सूखने पर चटक जाती है, अतः इसमें दरार पड़ जाते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली लावा के जमाव से होता है। इसमें जैव पदार्थ का अभाव रहता है, जीवाश्मों का अभाव।
इसमें लौहांश की अधिकता रहती है। विस्तार महाराष्ट्र सर्वाधिक होता है, कर्नाटक, गुजरात, मलवा का पठार। उगाई जाने वाली फसलें कपास, चाय, रबर, कहवा, सोयाबीन, मसाले। कौन सा कथन काली मिट्टी के लिए सही नहीं है? इनका विस्तार वेस्टलैंड चट्टानों पर हुआ है। ये महाराष्ट्र में सुविस्तृत हैं। ये जैव पदार्थ में संपन्न व लौह में विपन्न है। स्वतः कृषि मिट्टी है, तो इसमें सी वाला गलत है। जैव पदार्थ में संपन्न व लौह में विपन्न है, ये गलत है और ये तीनों सही हैं। लेटराइट मिट्टी भारत में लगभग 1.20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। लेटराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा है। इनका रंग भी आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। भारत में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। अन्य विस्तार अरावली, सह्याद्री, नीलगिरी, राजमहल पहाड़ियाँ। यह मिट्टी पहाड़ियों की ढालों पर प्रमुखता से पाई जाती हैं। सर्वाधिक निचलित मिट्टी लेटराइट में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः चाय एवं कहवा के बागान लगाए जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा, इनका विस्तार लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। यह मृदा कृषि के लिए अनुपजाऊ मानी जाती है। इनका विस्तार पश्चिम पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसमें मूंगफली व सरसों आदि का उत्पादन किया जा रहा है। तिलहन के उत्पादन के लिए राजस्थान सबसे आगे है। दालों के उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। क्षारीय मृदाएं, इन्हें रेह कलहर व चौपन के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रयोग धोबी लोग कपड़े धोने में भी कर लेते हैं। इसे उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात। मृदा प्रदान भौतिक कारकों द्वारा भूपर्यटी ऊपरी परत पर पाई जाने वाली मृदा का धीरे धीरे क्षरण होने मृदा प्रदान कहा जाता है। मृदा प्रदान को किसानों की मौत जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। मृदा प्रदान को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जा गया है। मृदा प्रदान के प्रकार परतदार अप्रदान, गलीय अप्रदान, अवनालिका अप्रदान। परतदार अप्रदान भौतिक कारकों द्वारा जब मृदा की ऊपरी परत धीरे धीरे कटने लगती है तो इसे परतदार अप्रदान कहा जाता है। एग्जाम्पल, खाली पड़ी जमीन, चरगाह, ढलुए खेत। परतदार अप्रदान को सर्वाधिक खतरनाक अप्रदान माना जाता है। गलीय अप्रदान, जब मृदा अप्रदान छोटी छोटी नालियों के रूप में होते हैं तो इसे गलीय अप्रदान कहा जाता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पड़ता है। अवनालिका अप्रदान, जब गलीय अप्रदान के बड़े रूप होते हैं तो ये छोटी छोटी नालियां बड़ी हो जाती हैं। इसे अवनालिका अप्रदान कहा जाता है। भारत में अवनालिका अप्रदान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल घाटी क्षेत्र या मलवा पठार माना जाता है। भारत में बंजर उत्खत भूमि के क्षेत्र पंजाब में शिवालिका का पश्चिमी ढाल, दक्षिणी पश्चिमी ढाल, चंबल व उसके सहायक नदियां का दो आब क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल पहाड़ियां, खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में है। विश्व में कुल 40% भूभाग पर मरुस्थली पाया जाता है। वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र हरियाणा, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, भवानी। पंजाब फिरोजपुर, कपूरथला। उत्तर प्रदेश आगरा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन। पर्यावरण की दृष्टि से समस्त भूभाग पर 33% भाग पर वन आवश्यक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत के लगभग 23% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। विश्व में सर्वाधिक वन रूस में
सर्वाधिक वन वाला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, सर्वाधिक सघन वन अमेजन बेसिन ब्राजील, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, सबसे कम वन प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा, पंजाब, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, न्यूनतम वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। ये 2012 का है, आपको करंट के हिसाब से ये वन क्षेत्र पढ़ना होगा। अब इसके आगे विश्व का कुल वन क्षेत्र 4033 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भू क्षेत्र करीब 31% है। विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन 0.6 हेक्टेयर के स्तर पर है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में वनवारण यह के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% है, जबकि भारत में यह 23% है। भूटान, श्रीलंका एवं नेपाल में वनवारण प्रतिशत भारत से अधिक है। सूडान के विभाजित होने के बाद शीर्ष देशों में वनवारण को लेकर भारत 9वें स्थान पर आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, चौड़ी पट्टी वाले उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, कांटेदार वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। ये वन अत्यंत सघन होते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले सदाबहारी वृक्षों की अधिकता रहती है, जैसे वृक्ष बांस, तार, रबर, महोगनी, एबोनी, रोजवुड़ा, वेत। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडमान निकोबार। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। ये ग्रीष्मकाल की शुरुआत में ही अपनी पत्तियों गिरा देते हैं, अतः इन्हें पतझड़ वाले वन कहा जाता है। वृक्ष साल, शीशम, सागौन, आम, नील, बरगद, चंदन, महुआ, हल्दू, साखू, पकर, गुल्लर। विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ये वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे टिकाऊ लकड़ी मिलती है। आकरी का मतलब प्राचीनतम या पुरातन होता है। गोदावरी नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वृक्षों की छाल मोटी, पत्तियां चिकनी व जड़ें काफी गहरी होती हैं। इनको कांटेदार वन कहा जाता है। वृक्ष खैर, बाबूल, नागफनी, खेजड़ा, करिल, आंवला। विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक। डेल्टाई वन। इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में फैले हैं। इन वनों की ज्वारीय वन भी कहा जाता है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं, अतः इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। इनमें सुंदरी नामक वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। पर्वतीय वन। ये वन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी प्राकृतिक ऊंचाई के साथ बदलती है। इसको मैप के थ्रू दर्शाया गया है, जैसे कोई वनस्पति नहीं इस पर। और 4800 मीटर टुंडा प्रदेश, 4500 मीटर कोड़धारी वन, 2500 मीटर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, 150 मीटर 1500 मीटर सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन हैं। जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग कृषि में किया जाता है 78%, ऊर्जा 13%, घरेलू गृहकार्य 6%, उद्योग 3%, मवेशी जानवरों के लिए शेष। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है?
भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ कृषि व जल संसाधन मानसून पर निर्भर रहते हैं। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा का अत्यधिक तेज होना, किसानों की अशिक्षा, सिंचित साधनों का वितरण में सिंचाई महत्वपूर्ण साधन है। नलकूप ट्यूबवेल 38%, नहरें 32%, कुआं 21%, तालाब 9%। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो कि 690 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली गई है। इसमें सतलज व व्यास के जल को मिलाया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत की महत्वपूर्ण नहरें ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी जो कि हरिद्वार के निकट से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। निचली गंगा नहर या नरोरा बुलंदशहर से निकाली गई है। यह मैनपुरी में ऊपरी गंगा नहर से मिल जाती है। सिंचित क्षेत्र बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, कौशाम्बी। पूर्वी यमुना नहर, इसका उद्गम सहारनपुर से माना जाता है। यह यमुना नदी से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। भारत में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। भारत में नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था जो कि 5 बड़ी नहरें बनाई थी। भारत में सबसे पहले सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। इस कर का नाम था हके सर्ब। सिंचित क्षेत्र मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ। शारदा नहर यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यह बनवासा नैनीताल में शारदा नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र सहारनपुर, बाराबंकी, पीलीभीत, सीतापुर, खीरी, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली। बेतवा नहर यह बेतवा नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र झांसी, जलौन, हमीरपुर। माता टीला नहर यह बेतवा नदी से निकाली गई है। बेतवा का मतलब गुरुसराय मंदिर। सिंचित क्षेत्र ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, भिंड, ग्वालियर, दतिया 108 जैन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। पश्चिमी यमुना नहर, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये हरियाणा के ताजे वाल से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र करनल, रोहतक, सोनीपत, जिंद, अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र। सरहिंद नहर या रोपड़ पंजाब में सतलज नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र पटियाला, भटिंडा, लुधियाना, फरीदपुर, फिरोजपुर। बीकानेर नहर यह सतलज नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र बीकानेर, फिरोजपुर। त्रिवेणी नहर यह गंडक नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र बिहार। एंडन नहर यह दामोदर नदी से निकाली गई है। इसमें 1000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। यह पश्चिम बंगाल की मुख्य नहर है। मंटूर नहर यह कावेरी नदी से निकाली गई है। इसमें तमिलनाडु के सलेम एवं कोयम्बटूर जिले की सिंचाई होती है। केंद्रपाड़ा नहर ये ओडिशा राज्य की मुख्य नहर है। यह विरुत्पा नदी से निकाली गई है। नहर से सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से किया जाता है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान।
कुआं से सर्वाधिक सिंचित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल। तालाब से सर्वाधिक सिंचित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र मिजोरम। भारत में सर्वाधिक नलकूप व नहरें उत्तर प्रदेश में हैं। नदी घाटी परियोजना। नदियों में आने वाली बाढ़ एवं नियंत्रण करने व सिंचाई का विकल्प बनाने के लिए नदियों पर सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं निर्मित की। जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। भारत ने अमेरिका से नदी घाटी परियोजना का विचार प्राप्त किया था। भारत में सर्वप्रथम दामोदर घाटी निर्गम 1948 में बनाया गया। अमेरिका की टेनिस नदी घाटी परियोजना की नकल करते हुए सरकार ने देश में सर्वप्रथम दामोदर घाटी परियोजना शुरू की। दामोदर घाटी परियोजना भारत में बनने वाली पहली परियोजना थी। दामोदर घाटी परियोजना यह परियोजना दामोदर नदी पर निर्मित है। दामोदर हुगली की सहायक नदी मानी जाती है। यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। दामोदर घाटी पर निर्मित बांध तिलिया, मैथान, कोनार, पांचेत। दामोदर घाटी का विद्युत गृह बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर। दामोदर घाटी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड। यह परियोजना 1954 में शुरू की गई। पहले 1948 में दामोदर घाटी निर्गम बनाया गया बांध विद्युत गृह। भाखड़ा का मतलब होता है बांध, नागल का मतलब विद्युत गृह होता है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह सतलज नदी पर निर्मित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। यह विश्व का सबसे गुरुत्विक ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध से लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जल को एकत्रित करने के लिए एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसे गोविंद सागर कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। नागल में ताप विद्युत गृह बनाया गया है। भाखड़ा नागल से लगभग 10 किलोमीटर स्थित है। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में स्थित है। यह महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। 3 बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड बांध, तिरकापाड़ा बांध, नाराज बांध, चिपलिया में शक्ति विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। कोसी परियोजना यह कोसी नदी पर निर्मित है। यह बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य कोसी पर प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकना था। नेपाल के हनुमाननगर में एक कंकड़ा बांध बनाया गया है। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिलों की सर्वाधिक सिंचाई व विकास संभव हुआ। रिहंद नदी परियोजना यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ एक कृत्रिम झील निर्मित की गई जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहा गया। सोन नहर इसी से निकाली गई है। ओबरा में शक्ति केंद्र बनाया गया। चंबल घाटी परियोजना यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर निर्मित है। 3 बांध बनाए गए। राणा सागर बांध राजस्थान में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, जवाहर सागर बांध राजस्थान। नर्मदा घाटी परियोजना यह भारत की 5वीं विशालतम परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसे इंदिरा सागर परियोजना कहा जाता है। शारदा सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी बांध की ऊंचाई को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे, मेधव पाटेकर।
टिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी व भिलगिन्ना नदियों के संगम पर निर्मित है। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च चट्टानी बांध है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर कहा गया। कोटेश्वर में एक संतुलन बांध बनाया गया। परियोजनाओं को 2 भागों में बांटा गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना। परियोजना संबंधित राज्य नदी चंबल परियोजना जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंबल नदी पर बना हुआ है। मयूरक्षी परियोजना बंगाल मयूरक्षी नदी पर। मंचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा मंचकुंड में बना हुआ है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर। रंजीत सागर परियोजना पंजाब रावी नदी पर। कोयना परियोजना महाराष्ट्र कोयना नदी पर। पोचमपात परियोजना आंध्र प्रदेश गोदावरी। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा नदी। उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। बगलिहार जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। थीन बांध परियोजना पंजाब रावी नदी। नाथपा साकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। लक्ष्मी सागर परियोजना उत्तर प्रदेश बेतवा नदी। राणा सागर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार कांगसावती नदी पर। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बेतवा नदी। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बेतवा नदी पर बना हुआ है। आज हम लोग भारतीय भूगोल में बंदरगाह पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंदरगाह भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह पश्चिमी व पूर्वी तटों पर स्थित हैं। 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर पूर्व में स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। अगला बंदरगाह जो कि गुजरात में है मुंबई बंदरगाह मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवा शेवा मुंबई में स्थित है। मरमा गोवा गोवा राज्य में। न्यू मंगलोर कर्नाटक। कोची बंदरगाह केरल। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह पश्चिमी बंगाल। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। पारादीपी बंदरगाह उड़ीसा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु। बंदरगाह और पत्तन एक ही चीज़ हैं। भारत में सर्वाधिक लैगून झील केरल में है। भारत का आयत बंदरगाह कांदला बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। भारत का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत में लैगून झील पर स्थित बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है। भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांदला बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह से कर्नाटक कुंदेरमुख के लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत का मत्स्य बंदरगाह तूतीकोरन। भारत का रसायन बंदरगाह दाहेज है। किरीबुरु लौह अयस्क खान के लोहे का निर्यात पारादीपी बंदरगाह से जापान को किया जाता है। मुंबई बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे भारत का द्वार कहा जाता है। यह लगभग 12 मीटर गहरा है। यहाँ से मुख्यतः सूती
वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। अन्य निर्यातकमध्ये कपास, मशीनरी, विनिर्माण वस्तुएं, आयातमध्ये तेल एवं लुब्रिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान। कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह गुजरात का ज्वारीय बंदरगाह है। ये भुज की रन में स्थित है। इसे FTZ घोषित किया गया। यह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन माना गया है। कांदला बंदरगाह का विकास कराची बंदरगाह के पाकिस्तान चले जाने के बाद उसकी कमी को पूरा करने हेतु किया गया है। निर्यातक मध्ये हड्डियां, कपास, मशीनरी वस्तुएं। मरमा गोवा पत्तन। मरमा गोवा पत्तन गोवा राज्य में स्थित है। यह जुआरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सुरक्षित एवं प्राकृतिक पोत्राशय है। यह भारतीय नौसेना हेतु जहाज बनाए व उनके रख रखाव का प्रबंध भी किया जाता है। यहाँ से काजू, पान के पत्ते व कागज का निर्यात किया जाता है। चेन्नई पत्तन। यह पूर्वी तट पर स्थित है। यह चेन्नई के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ भारत का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है। यहाँ एक साथ 22 जहाज आ सकते हैं। यह पत्तन बर्किंघम नहर को काम्बरजुआ नहर से जोड़ता है। बर्किंघम नहर भारत की एकमात्र नौकायन नहर है। एन्नोर पत्तन। एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला निर्गमित बंदरगाह एन्नोर पत्तन है। इस बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह माना जाता है। इसे तमिलनाडु के विद्युत बोर्ड के लिए कोयले की ढुलाई हेतु विकसित किया गया है। नवा शेवा बंदरगाह। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पत्तन भी कहा जाता है। इसका विकास मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। यह नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित है। यह एक विश्व स्तरीय पत्तन है। इसे कोची बंदरगाह भी कहा जाता है। यह लैगून पर बना हुआ एकमात्र बंदरगाह है। यह मलवारा तट पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह एक नदी पत्तन है। यह हुगली नदी पर स्थित है। इसका मुख्य पोत्राशय खिदरीपुर में स्थित है। कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। हल्दिया बंदरगाह का विकास कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। पारादीप पत्तन यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह देश के गहरे जल वाला बंदरगाह है। न्यू मंगलोर यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। केंद्र मुख के लोहे अयस्क को इसी बंदरगाह से भेजा जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 17 द्वारा जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी इस बंदरगाह को समुद्री तूफानों से सुरक्षित रखता है। तूतीकोरन यह तमिलनाडु में स्थित पूर्वी तट का बंदरगाह है। इसे मत्स्ता पत्तन कहा जाता है। यह समुद्री जल उथला होने के कारण जहाज 5 किलोमीटर दूर ही खड़े रहते हैं। यहाँ एक खुला बंदरगाह है। यह से मुख्यतः कोयले का निर्यात होता है। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।